हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के साथ एक शानदार वीडियो लेकर, है कि नहीं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो डिस्कस करने वाले हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, उसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बहुत शानदार तरीके से, प्रॉपर नोट्स है और सारी चीजें उपलब्ध हैं आप लोगों के पास। तो आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा और बेहतर तरीके से। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से ये डिस्कस करा था कि किस तरीके से नेशनलिज्म जो है वहां पर एक ग्रोथ हुआ, और उसके पहले हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, उसमें एक इमेज के बारे में भी हमने डिस्कस करा था, है कि नहीं। तो वो सब सारी चीजों के बारे में वहां पर हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करा था। आज जो होगा पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप जो था, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, इन यूरोप, उसी का जो है सब पार्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से यूरोप में जो नेशनलिज्म जो है वो एक तरीके से फैलता चला गया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बहुत उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2 चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट खास आप लोगों के लिए खबर है, ठीक है, उसको जरूर देखना है। क्या देखना है भाई कि स्काइनॉमिक्स एकेडमी या हम जितने भी सारे टीचर्स हैं वो सब सारे क्या ला रहे हैं, 1 नवंबर से क्रैश कोर्स। तो याद रखिएगा क्रैश कोर्स जो है वो कब आने वाला भाई, 1 नवंबर से। तो याद रखना ये वाला डेट इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर। दोनों माध्यम में मिलेगा, चाहे वो कहीं दूर दराज के बच्चे हो, चाहे वो गांव के बच्चे हो, चाहे वो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बच्चे हैं। और अगर आप 10th में हो और अगर आप सीबीएसई में तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बस आपको करना कुछ नहीं है, आप इस नंबर पर कॉल करिए, ठीक है, या फिर कॉल नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप करिए और सारी जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड सीट्स रहती हैं, ठीक है, ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में सारी वीडियोस जो होंगी, अगर बोला जाए एसएसटी अलग से पढ़ाया जाएगा भाई आप लोगों को, और कितने दिनों में, 90 दिनों में। बेनिफिट्स क्या क्या है कि 90 डेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर के पहले हमारे स्काइनॉमिक्स का एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो वहां देख सकते हैं 90 डेज का नॉन स्टॉप क्लासेस होगा, ठीक है, 90 दिन चलेगा। मतलब 1 नवंबर से लेकर अगर बोला जाए तो 1 फरवरी तक, ठीक है, नॉन स्टॉप क्लास चलेगा 3 महीने में आपके, और हर दिन 3 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा भाई ऐप से, वो उसके बारे में बताऊंगा। बस अभी आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बहुत जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतना जल्दी या उतना बेनिफिट जो है वो आप लोगों को मिलेगा, और आप लोगों को कम फीस भी चार्ज करे जाएंगे, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। और ये 10th और 12th, चाहे वो आप सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे आप आईसीएसई के बच्चे हो, चाहे आईसी के, 10th और 12th दोनों का जो होगा प्री बोर्ड के बाद या फिर प्री बोर्ड से पहले ही, 10 दिसंबर में प्री बोर्ड होता है, तो 1 नवंबर से ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जो ऑफलाइन है, जो देहरादून में रहते हैं, वो चंदर रोड डालन वाला आ सकते हैं भाई, या गूगल पर सर्च कीजिएगा स्काइनॉमिक्स एकेडमी, आ जाएगा आपको प्रॉपर, आप गाइडेंस के थ्रू यहाँ लोकेशन पे पहुंच सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन जो होगा वो आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए बहुत खुशखबरी है और कुछ अच्छा होने वाला है भाई, स्काइनॉमिक्स एकेडमी आप लोगों के लिए ला रहा है, तो जरूर आप लोग ज्वाइन करिएगा। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज तीनों के लिए है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आते हैं। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में अगर देखा जाए तो हम लोग 3 चीजों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पहले किसके बारे में भाई, 3 चीजों के बारे में, या फिर बोला जाए जनरली यहाँ पर 4 क्लासेस उभर कर आए थे। 4 क्लासेस, पहला मिडिल क्लासेस, दूसरा वर्किंग क्लासेस, और एक जो तीसरा है वो क्या है, एरिस्टोक्रेसी, जो बहुत रिच जो लोग थे। देखो पहले ना फ्रेंच में या फिर बोला जाए पहले जो यूरोप में, वो 2 तरीके के लोग जो हैं वो पाए जाते थे। एक तो पिजेंट्री जो कि फार्म वगैरह पर काम करते थे, जो फार्मर्स वगैरह हुआ करते थे, और दूसरा जो रिच लोगों को बोला जाता था वहां पर एरिस्टोक्रेट। जो डोमिनेंट लोग थे, डोमिनेंट मतलब क्या, उनका इन्फ्लुएंस जो था वो बहुत ज्यादा सोसाइटी में था, और ये लोग जो है वो फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। और ये लोग एक कॉमन जो एक बोला
बोला जाए कॉमन चीज लेकर चलते थे, सब साथ में मिलकर चलते थे और इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। अब अगर देखा जाए दूसरा जो फार्मर्स थे, ये तो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा थे, ये तो पॉपुलेशन वाइज बहुत ज्यादा थे, ये पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए पॉपुलेशन वाइज बहुत कम थे। ठीक है, लेकिन तब भी ये लोग या इन लोगों के पास उतना पावर नहीं था, क्योंकि पावरफुल लोग ये थे, इन्फ्लुएंस पीपल या इन्फ्लुएंसर ये लोग थे पूरे इकोनॉमी को चलाने वाले। तो जिसकी वजह से पूरा जो यूरोप में जो था वो ज्यादातर फ्रेंच वगैरह बोला जाता था और ज्यादा दबदबा एरिस्टोक्रेट का रहता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, तो एक नई क्लासेस उभर के आई जिसको बोला गया मिडिल क्लासेस। तो एक नई क्लासेस आई जिसको क्या नाम बोला गया भाई, न्यू मिडिल क्लासेस, न्यू मिडिल क्लासेस। अब न्यू मिडिल क्लासेस निकल के आई और ये चाहती थी क्या कि भाई हम लोग एक लिबरलिज्म या लिबरलिज्म को फॉलो करें। क्या करें, लिबरलिज्म को, इसीलिए इनको लिबरल पीपल बोला गया। ठीक है, लिबरल पीपल बोला गया कि भाई लिबरलिज्म को फॉलो करें, सबको साथ में लेकर चलें और एक लिबर्टी देने की बात की गई यहाँ पर। एक था वर्किंग क्लास जो इंडस्ट्री वाला था, वो लगभग इसी वाले में आता है, जो प्रेजेंट्री वाले जो वर्किंग जो इंडस्ट्री वगैरह में काम करते, ये दोनों पॉपुलेशन मिला के बहुत ज्यादा थे। और नई मिडिल क्लास जो कि थोड़ा सा पढ़े लिखे थे, ये एजुकेटेड पीपल थे भाई, क्या थे, एजुकेटेड थे, याद रखिएगा, न्यू मिडिल क्लासेस। और बड़े जो थोड़ा बहुत मिडिल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स, जितने भी वर्किंग क्लास पीपल जो हाई रैंक पर जो पोस्टेड थे, वो एक तरीके से उभर कर आए। और ये एक नई गाथा जो है वो एक लिखी गई खास करके यूरोप में। ठीक है, तो याद रखिएगा इतने तरीके के जो लोग हैं वो एक तरीके से अवेलेबल थे। या सोशल स्ट्रक्चर जो था 18 से 19 सेंचुरी में यूरोप का, वो आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। यहाँ के बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं भाई, पढ़ाई करके चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करके चलो और नॉलेज लेके चलो तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब यहाँ पर दोनों में तकरार, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब भाई एक सिंपल सी बात है, एरिस्टोक्रेट पहले से ही एस्टैब्लिश्ड पीपल थे, है ना, पहले ही एस्टैब्लिश्ड पीपल थे। और ये जो न्यू मिडिल क्लासेस था वो एक तरीके से न्यूली क्लास फॉर्म हुआ था। ठीक है, न्यूली फॉर्म हुआ था भाई, न्यूली फॉर्म हुआ था। जो नए नए एजुकेटेड लोग थे, जो नौजवान लोग थे, वो लोग साथ में मिलकर लिबर्टी या लिबरलिज्म के बारे में बात किया जाने लगा इनके द्वारा। अब बोला जाए सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास, कि जो एरिस्टोक्रेट थे या जो एरिस्टोक्रेसी, वो सोशली भी डोमिनेटेड इंसान थे वो लोग और पॉलिटिकली भी, मतलब उनका दबदबा ज्यादा था, पावरफुल लोग थे वो लोग। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास शेयर्ड अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, और ये लोग लगभग एक ही जैसे जीवन को जीते थे। कौन, एरिस्टोक्रेट या एरिस्टोक्रेसी वाले। ठीक है, कटिंग अक्रॉस द रीजनल डिवीजन, चाहे कोई से भी रीजन है, अगर वो एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे, ठीक है, या एरिस्टोक्रेट, ठीक है, तो वो साथ में मिलकर कोई भी काम को या कोई भी डिसीजन को लेते थे। ठीक है, दे ओन्ड स्टेट्स बोथ द कंट्री साइड एंड द टाउन, स्टेट्स का मतलब उनके पास घर, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, शहर के बीचों बीच भी और शहर के बाहर भी। ठीक है, फ्रेंच वाज ऑफन स्पोकन इन अ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी, और जो इनका हाई सोसाइटी था, किनका, एरिस्टोक्रेट का, वो एक तरीके से डिप्लोमेसी में या हाई सोसाइटी में वो क्या, कौन सा लैंग्वेज बोला करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली कनेक्शन was often maintained through a marriage, और उनका फैमिली कनेक्शन मतलब अगर कोई एरिस्टोक्रेट था तो वो शादी किससे करता था भाई, मैरिज किससे करता था, एरिस्टोक्रेट से ही। मतलब एक तरीके से वो अपने लोगों में ही शादी करते थे, एरिस्टोक्रेट 1 एरिस्टोक्रेट 2 के साथ। ठीक है, मतलब इसका बेटा तो इसकी बेटी के साथ शादी हो गया। तो एक तरीके से उनका जो मानना था वो क्या था कि हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, या साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, ये उनका पूरा सोसाइटी में था। ऑल्दो द पावरफुल द एरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, ये तो पावरफुल तो थे लेकिन इनका जो ग्रुप था वो बहुत स्मॉल था, मतलब स्मॉल नंबर में ये मौजूद थे। जो पीजेंट्स थे, जो वर्किंग क्लास के लोग थे, वो हायर मतलब हायर नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन में एक तरीके से आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ पीजेंट्री, और सबसे ज्यादा लोग पीजेंट्रीज थे, या फिर आप पीजेंट्री मतलब जो फार्मर्स वगैरह, या फिर हम लोग बोल दिया जाए जो वर्किंग क्लास पीपल है, फार्मर, या फिर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं
हैं कि वर्किंग क्लास के लोग, ठीक है, वर्किंग क्लास पीपल जो कि इंडस्ट्री वगैरह में काम करते थे। किनका इंडस्ट्री? इनके इंडस्ट्री में काम करते थे, जो एरिस्टोक्रेट के, या फिर जो नया एक उभर के आया मिडिल क्लास। तो यहाँ पर आई होप सो एरिस्टोक्रेसी के बारे में समझ में आ गया कि नेशनलिज्म इन यूरोप में एरिस्टोक्रेसी शब्द का क्या क्या इस्तेमाल हुआ, या फिर किस तरीके से ये लोग पूरी चीजों का इस्तेमाल करके चलते थे। क्लियर? तो यहाँ एरिस्टोक्रेट के बारे में समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। अब यहाँ पर बोला जाए थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे बढ़ा, तो वेस्टर्न यूरोप में क्या बोला गया? इन वेस्टर्न यूरोप द लैंड वाज मेनली फार्म्ड बाय टेनेंट्स। जो वेस्टर्न यूरोप था वहां पर ज्यादातर जो फार्म उसमें काम जो करते थे वो कौन? टेनेंट एंड स्मॉल ओनर्स, व्हाइल द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल वाज द वास्ट स्टेट वेयर वर्क बाय द सर्फ्स। तो सर्फ्स के द्वारा जो है मतलब जो वर्किंग क्लास पीपल लोगों के द्वारा वहां पर वर्क किया जाता था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द ट्रेड लेड द ग्रोथ ऑफ द टाउन। लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और ट्रेड की वजह से जो टाउन का धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हुआ, मतलब जो यूरोपियन टाउन्स थे वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। एंड द इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लास, और एक नई क्लास, एक नई कॉमर्शियल क्लास का जो है वो एक जन्म हुआ इन द वेस्टर्न यूरोप एंड द पार्ट ऑफ अ सेंट्रल यूरोप। तो अगर कोई बोलेगा वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप वेस्ट में और एक तरीके से सेंट्रल में, ठीक है, एक नए क्लास का जो जन्म हुआ वो मिडिल क्लास लेकर आते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिंस इन इंग्लैंड इन द लेट 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब बिगन हुआ भाई? 18th सेंचुरी में, ठीक है। एंड अकर्ड इन फ्रांस, और बोला जाए बट अकर्ड जनरली कहां पर होता था? फ्रांस में और इन द पार्ट ऑफ जर्मनी। मतलब जर्मनी और फ्रांस में ज्यादातर एक तरीके से क्या होता था आपको देखने को मिलता है कि जो इंडस्ट्रियल जो काम होते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन। न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज इंक्लूडिंग द वर्किंग क्लास, और एक वर्किंग क्लास लोगों के साथ मिल के, वर्किंग क्लास मतलब जो लोग जनरली वर्किंग क्लास के कुछ लोग जो थे वो आपको न्यू मिडिल क्लासेस के साथ में दिखते थे, कुछ वर्किंग क्लास के लोग जो है वो पीजेंट के साथ, जो थोड़ा सा अमीर थोड़ा सा ज्यादा पैसा वाले थे वो एक न्यू मिडिल क्लास के पास चले गए, ठीक है। एंड मिडिल क्लासेस कंप्राइजिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। तो जो वर्किंग क्लास के लोग थे, तो वर्किंग क्लास थे, अभी मैंने बताया था 4 ग्रुप, वर्किंग क्लास और उसके साथ साथ कौन मिल गया भाई? न्यू मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास। और इन दोनों को क्या बोला गया? या मिडिल क्लास लिख लेना, मिडिल, और यहाँ से एक नया क्लास का जन्म हुआ जिसको बोला गया न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। तो ये बात याद रखना, नई मिडिल क्लास की जन्म हो गई वहां पर, ठीक है, जो कि क्या क्या थे? जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, छोटे बड़े, ठीक है, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल्स जो कि ऑफिसर्स वगैरह में काम करते थे। इन सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर्स। लेकिन अगर देखा जाए सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में, तो वो सेंट्रल में थे ही लेकिन वेस्टर्न में ज्यादा थे, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट में वो कम नंबर में उपलब्ध थे ये लोग, ठीक है। मतलब और 19th सेंचुरी में द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेन्ड द पॉपुलैरिटी अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस आफ्टर द एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज वर एबॉलिश्ड। जैसे जैसे धीरे धीरे जो देखा जाने लगा कि भाई एरिस्टोक्रेट जो है वो ज्यादा दबा के रख रहा है हमारे लोगों को, तो जो एजुकेटेड लोग जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे जो थे, जो न्यू मिडिल क्लासेस थे, उनको ये बात समझ में आने लगी कि भाई ये गड़बड़ कर रहा है, तो भाई इसको थोड़ा सा सबक सिखाओ। अगर सबक नहीं सिखाओगे तो ये हमें क्या करेगा? दबा के रखेगा। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उसने क्या एक आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, क्या बात करने लगा भाई? आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी के बारे में। देखो ये सब एरिस्टोक्रेट थे, डांस वांस कर रहे भाई अपने जैसे लोगों को सज धज के, है कि नहीं? तो ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि एरिस्टोक्रेट और जो नई क्लासेस थे, न्यू मिडिल क्लासेस है, वो कैसे निकल के आई। क्लियर? यहाँ तक आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा और शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चले भाई आगे थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ाते हैं। आगे अगर बढ़ाएं तो अगर देखा जाए, क्योंकि बात किया गया न्यू मिडिल क्लासेस के थ्रू, क्या न्यू मिडिल क्लासेस ने क्या बोला कि भाई हम लोग किसको फॉलो करके चलेंगे? न्यू मिडिल क्लासेस ने बोला लिबरलिज्म को। न्यू मिडिल क्लास ने बोला कि हम लोग लिबरलिज्म को फॉलो करके चलेंगे। किसको? लिबरलिज्म को, ठीक है, लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ भाई? व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म? अब लिबरलिज्म का सीधा सा मतलब क्या होता है ये बताइए। तो यहाँ पर बोला गया कि लिबरल नेशनलिज्म या कौन कहलाएंगे? तो नेशनल यूनिटी, मतलब बोला गया कि इकोनॉमिक और नेशनल कोहेजन में, मतलब जो देश हित के मामले में होगा वो हम लोग ध्यान में देकर चलेंगे। फिर लिबरल प्रिंसिपल बोला गया एम्फेसिस ऑन फ्रीडम, इक्वालिटी एंड गवर्नेंस, मतलब हम फ्रीडम के ऊपर काम करेंगे भाई। फ्रीडम मतलब आजादी देंगे लोगों को, और उनकी इक्वालिटी के साथ मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि नहीं कर रहा था। इन्होंने बोला कि भाई
हमारे देश में जो होगा वो वोटिंग वगैरह होगा, लेकिन वोटिंग राइट्स वुमेन को भी नहीं दिया गया इनके द्वारा, सिर्फ मेन के बारे में बात करते थे। कौन? जो ये इकोनॉमिक पॉलिसी सपोर्ट है फ्री मार्केट की, फ्री मार्केट विदाउट द स्टेट रिस्ट्रिक्शन। और ट्रेड करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता था भाई, बहुत सारे जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे उनको बोला गया कि हम लोग खत्म करेंगे। और ये बोला फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, और हम लोग किस पर फोकस करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे और एक गवर्नमेंट लाने की कोशिश जो है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी बात बोली गई, लेकिन इनका जो थोड़ा सा नेशनलिज्म का भावना था वो एक तरीके से कहा जाता है जब ये बोलते हैं कि वुमेन्स को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ जो होगा मेन को ही वोटिंग राइट्स मिलेगा। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी, और इसके लिए वुमेन्स जो थी वो जगह जगह पर प्रोटेस्ट भी की। ठीक है, यूरोप में कि भाई हमें क्यों नहीं मिलेगा, हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें एक तरीके से वहां पर हो रहा था। तो लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, अगर बोला जाए लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर नेशनल यूनिटी, लिबरलिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनाएंगे हम लोग, और पॉलिटिकल, मतलब ये अगर ये चार चीजों को सही तरीके से लेकर चलेंगे तो हमारा जो देश होगा वो एक तरीके से लिबरल नेशनलिज्म की तरफ जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है। अब आगे देखो भाई, थोड़ा सा आगे बोला गया व्हाट डिड लिबरलिज्म या फिर लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। पहले बोला गया कि लिबरल नेशनलिज्म इन द अर्ली 19th सेंचुरी, जो अर्ली 19th सेंचुरी, क्योंकि 18 से 19th सेंचुरी में तो धीरे धीरे मिडिल क्लासेस आ ही रहे थे, है ना, मिडिल क्लास। लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी थोड़ा सा खत्म होने पर हुआ तो यूरोप वाज क्लोजली लिंक्ड विद लिबरलिज्म। तो यूरोप जो है पूरी तरीके से लिबरलिज्म से लिंक हो गया, विच एम्फसाइज ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी, जो किस पर फोकस कर रहा था? फ्रीडम और इक्वालिटी पर। सबसे पहली बात बोला गया लिबरलिज्म रूटेड इन द लैटिन वर्ड। लिबरलिज्म वर्ड का मतलब होता है लिबर, लिबर का मतलब होता है फ्री, एंड सिंबलाइजेस, जो क्या फ्री का मतलब क्या? लिबर्टी। मतलब यहाँ पर लिबरलिज्म में लिबर का मतलब लिबर्टी फॉर एन इंडिविजुअल, कि कोई भी इंसान को अपनी जो है जिंदगी खुलकर जीने की जो है वो एक तरीके से अधिकार है और वो खुल के जिए। एंड इक्वालिटी अंडर द लॉ, और जो लॉ है वो लॉ के मुताबिक सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए। ठीक है, अगर कोई मर्डर किया चाहे वो कोई एरिस्टोक्रेट है या कुछ भी है, उसको सेम सजा मिलना चाहिए जैसे हमारे देश में है कि नहीं, फॉर द बार्गेनिंग मिडिल क्लासेस, और इसको मिडिल क्लासेस आगे लेकर चला। पॉलिटिकली लिबरलिज्म एडवोकेटेड द गवर्नेंस बेस्ड कंसेंट। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो वहां पर किस पर बेस्ड था भाई, कि गवर्नेंस किस तरीके से लेकर चलेंगे भाई हम लोग, और साथ ही साथ एरिस्टोक्रेसी को हटाकर हम लोग क्लेरिकल प्रिविलेज टुवर्ड्स क्लेरिकल प्रिविलेज। क्या बोला गया कि एरिस्टोक्रेसी को हटाएंगे और हम लोग क्लेरिकल प्रिविलेज, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वही पूरे देश को चलाएंगे, इसके बारे में बात किया गया। ठीक है, तो ये भी याद। टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, कि हम एक संविधान भी लाएंगे भाई और पार्लियामेंट को प्रॉपर तरीके से इलेक्शन वगैरह भी करा के चलेंगे। लेकिन 19th सेंचुरी लिबरल्स प्रायोरिटाइजिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बात करी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके राइट्स को हम लोग एक तरीके से उन लोगों को देंगे। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड, और ये बोला गया कि लोग जो है वो एक तरीके से जो भी सरकार में रहेंगे, गवर्नमेंट में रहेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से चुनकर जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर? लिबरलिज्म के तहत। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझ के भी चलना है। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बोला गया थोड़ा सा, हाउएवर द इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ डिड नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट्स। देखो, लेकिन जो इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बोला गया था वो एक तरीके से नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सफरेज के अनुसार, यूनिवर्सल सफरेज मतलब वोटिंग राइट या फिर सबको जो अधिकार है, सारे लोगों को एक ही जैसा अधिकार, वो बात नहीं बोला गया। एज सीन इन द अर्ली डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट लाइक अ रिवॉल्यूशनरी फ्रांस वेयर ओनली प्रॉपर्टी ओनिंग मेन कुड वोट, कि जिन लोगों के पास एक प्रॉपर्टी है वही लोग एक तरीके से वोट दे सकते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने वाली बात, कि भाई अगर आप डेमोक्रेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू मिडिल क्लासेस एक आस जगी थी, जैसे कि नेपोलियन ने जगाया था, है कि नहीं, 1899 में आने के बाद। ठीक है, उसके बाद जो है उसी तरीके की न्यू मिडिल क्लासेस ने भी एक जो है आशा जगाया, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चला नहीं। ठीक है, और यहाँ बोला
बोलेगा थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट भी किए गए जिसमें इक्वल पॉलिटिकल राइट के बारे में बात किया गया। किसके द्वारा? वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन, कि जो वैसे मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो थोड़ा सा विद्रोह करने लगे भाई, और एक तरीके से जो वुमेन है जिनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। ठीक है, अगर देखा जाए इकोनॉमिकली लिबरलिज्म सपोर्ट्स द फ्री मार्केट। ठीक है, इकोनॉमिकली क्या बोला गया? लिबरलिज्म किसको सपोर्ट करता है भाई? फ्री मार्केट को, जो कि बोला गया कि भाई हम लोग इस तरीके से लिबरल नेशनलिज्म को एक तरीके से बनाएंगे। क्लियर? अपोजिंग द स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो ये बात अच्छा किया गया कि भाई जो बोला गया कि भाई हर एक स्टेट जो अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस वगैरह देने पड़ते थे, उनको खत्म किया गया। इन द जर्मन स्पीकिंग रीजन ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी द इमर्जेंस ऑफ कस्टम यूनियन एंड द ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी एम टू स्ट्रीमलाइन द ट्रेड बाय एबोलिशिंग द टैरिफ एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ करेंसी। ठीक है, तो याद रखना करेंसी पहले 30 करेंसी इस्तेमाल होता था, तो यहाँ एक वर्ड याद रखिएगा ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी क्या भाई? जोल, JOLLVEREIN। तो ज्वेलरी का मतलब क्या? ज्वेलरी एक ऐसा टैक्स रिफॉर्म था जो कि मिडिल क्लासेस के द्वारा किया गया था, जिसके तहत क्या किया गया था? 30 करेंसी पहले इस्तेमाल होता था, अब उसको 2 करेंसी में एक तरीके से ला दिया गया। ठीक है, कि पूरे यूरोप में क्या 2 करेंसी इस्तेमाल होगा। उससे क्या हुआ कि जो ट्रेडर आते थे पहले बहुत 5-5% टैक्स देना पड़ता था हर एक स्टेट में। सोचो एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहा है, मान लो कि 4 स्टेट उसके बीच में आया था 5-5%, तो उसकी वजह से ट्रेडर को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था। तो जिसकी वजह से ये बोला गया कि भाई फ्री मार्केट के साथ साथ जो है वो हम लोग ज्वेलरी लाया गया, जिसके तहत ये बोला गया तो टैरिफ था, जो टैरिफ आज डोनाल्ड ट्रंप वगैरह बहुत टैरिफ बात कर रहे हैं ना, तो वहां पहले स्टेट टू स्टेट टैरिफ लगता था, तो उसको खत्म किया गया। और जो करेंसी जो था, बहुत सारी करेंसी 30 करेंसी इस्तेमाल होते थे, उस करेंसी को 2 करेंसी में ले आया ताकि जो लोग हैं वो आसानी तरीके से ट्रेड को कर सकें। क्लियर? द ज्वेलरीन इनिशिएटेड, ज्वेलरीन जो इनिशिएटिव था वो कौन लाया था भाई? प्रूशिया लाया था, ज्वाइंड बाय अदर जर्मन स्टेट, और बहुत सारे जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन किया था। फैसिलिटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि इकोनॉमिक का ग्रोथ हो सके। बाय अलाउइंग द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, कि लोग भी जा सके, पीपल भी जा सके और पैसा इधर से उधर जा सके, और ताकि डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क, और रेलवे नेटवर्क का भी डेवलपमेंट किया गया। तो देख सकते हो कि ज्वेलरी एक ऐसा टैक्स सिस्टम था जो था वो किसके द्वारा लाया गया था? प्रूशिया के द्वारा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इकोनॉमिक नेशनलिज्म फर्दर बोल्स्टर्स द बॉर्डर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। अब देखो ये इकोनॉमिक जो नेशनल, तो इसमें एक ही काम खराब किया गया, जो ये पॉलिटिकल वाला इक्वल राइट नहीं दिया गया था, बाकी ये वाला ठीक काम किया गया था कि लिबरलिज्म दिया गया था, अब फ्री ट्रेड वगैरह किया गया, ज्वेलरी लाया गया प्रूशिया के द्वारा, और प्रमोटिंग इकोनॉमिक एक्सचेंज, और इकोनॉमिक एक्सचेंज को भी बढ़ावा मिला था कि हम लोग साथ में मिलजुल कर काम करेंगे और पैसों का लेन देन जो होगा वो 1-2 करेंसी में ही होगा, तो दिक्कत ज्यादा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। हाउएवर, ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब 1815 के बाद क्या होता है, क्योंकि वहां तक तो हमने देख लिया भाई, अब देखते हैं कि 1815 में, तो देखो 1815 में, क्योंकि 1799 में क्या होता है भाई? नेपोलियन आता है, और 1804 में नेपोलियन कोड आता है, और 1815 में जो होता है वो नेपोलियन वर डिफीटेड, नेपोलियन डिफीट हो जाता है। ठीक है, हार जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको वहां पर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, यूरोप में। तो आफ्टर नेपोलियंस डिफीट इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट लीन टुवर्ड्स द कंजर्वेटिज्म, कि जो यूरोपियन जो गवर्नमेंट जो था, जो लिबरलिज्म के थ्रू फॉर्म किया गया था, वो किस पर फॉलो, कि हम लोग कंजर्व करके चलेंगे अपने इलाके को, हम लोग ज्यादा छूट नहीं देंगे। ठीक है, एमिंग टू अपहोल्ड, अब ये लोग क्या चाहते थे भाई? अब फिर से वही चीज आ गया कि जो चीज अब थोड़ा सा लिबरल हो रहा था, अब फिर से वो कंजर्वेटिज्म की तरफ जाने लगा, और वो कंजर्वेटिज्म लोग जो थे वो एक तरीके से पढ़े लिखे लोग थे, और जो क्या चाहते थे भाई कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है लाइक अ मोनार्की एंड अ चर्च, सोशल इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी एंड फैमिली, वो सब सारा फिर से एग्जिस्टेंस में आ जाए, कि मतलब फिर से मोनार्की आ जाए, फिर से लिबरलिज्म से मोनार्की की तरफ निकल के आ जाए। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जिसके बाद क्या हुआ, कंजर्वेटिव्स लोग जो थे, जो चाहते थे कि भाई हम जो पूरा यूरोप है फिर से मोनार्क के अंदर आ जाए, तो वो रिकॉग्नाइज द मॉडर्नाइजेशन कुड बेनिफिट द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, कि मॉडर्न करने से ट्रेडिशनल बेनिफिट्स होंगे, और उसके थ्रू क्या होगा, मॉडर्न आर्मी बनाई जाएगी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी आएगा, डायनामिक इकोनॉमी बढ़ाएंगे, और एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। और जो अलग अलग फ्यूडलिज्म, जो अलग अलग सरकारें चल
चल रही हैं उसको एक तरीके से खत्म करेंगे। उसके बाद एक होता है द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1850। क्या होता है द कांग्रेस ऑफ वियना? जो इन्वॉल्विंग अ पावर लाइक अ ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रेलिया, सो टू रिवर्स मेनी चेंजेस ब्रॉट बाय द नेपोलियन। तो जो भी बहुत सारे नेपोलियन के द्वारा चेंजेस लाए गए थे उसको खत्म किया गया कांग्रेस ऑफ वियना के द्वारा 1850 में। और उसके साथ साथ कौन कौन थे भाई जो कांग्रेस ऑफ वियना ला रहे थे, या बोला जाए उसको ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रेलिया, वो सब चाह रहे थे कि रिवर्स हो जाए जो नेपोलियन कर रहा था। एंड रिस्टोरिंग द बॉर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस, और फिर से बॉर्बन डायनेस्टी जो है वो फ्रांस में आ गया, ठीक है। एंड एस्टैब्लिशिंग अ न्यू स्टेट टू कंटेन अ फ्रेंच एक्सपेंशन, और उसके बाद फ्रेंच को बढ़ाने के बारे में सोचा गया। अब फिर से देखो वहीं पर आ गए, मतलब दुनिया गोल होता है, सेम उसी तरीके से वहां पर आपको देखने को मिला कि ये लोग आ गए। अब जो प्रूसिया था और ऑस्ट्रेलिया था gained a territory while the Russia and Prussia acquired a parts of Poland and Saxony। देखो यहाँ पर देखो, जो प्रूसिया और ऑस्ट्रेलिया था उसने अपनी टेरिटरी वापस मिल गया उसे भाई, और जो रशिया एंड प्रूसिया था वो क्या हो गया, थोड़ा सा एक्वायर्ड किया करने लगा पोलैंड को, सैक्सोनी को, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र को और बढ़ाने लगा। with the primary goal of reinstating the overthrown monarchies and establishing a conservative European order, कि भाई जो पहले जो था मोनार्की वाला सिस्टम उसको फिर से लागू कर सके, फिर से हम अपनी चीजों को कब्जा करके फिर से ला सके, ठीक है। तो यहाँ बात याद रखिएगा। तो ये 1815 के आसपास घटना घटता है, ये सब सारी चीजें। तो पोस्ट 1815 कंजर्वेटिज्म रिगेन वर ऑटोक्रेटिक, और जैसे जैसे 1815 के बाद वो अपने राजतंत्र को बढ़ाता चला गया तो वो क्या अपनी ऑटोक्रेटिक कि भाई राजशाही जो है फिर से आ गया उसके पास, ठीक है। मतलब ये सब सारे जितने भी स्टेट्स थे सब मतलब सप्रेसिंग द डिसेंट एंड इंस्टीट्यूटिंग अ सेंसरशिप, बहुत सारे सेंसरशिप लगाने लगा, अलग अलग चीजें कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें थी। ऑटोक्रेटिक रूल्स एंड डिस्पाइट द लिबरल आइडियल्स, लिबरल आइडियल्स था, लिबरलिज्म आइडियल्स था, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया, और एक तरीके से उसको हटाकर द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रेसिस्टिंग एंड इंस्पायर्ड द मूवमेंट लाइक अ प्रेस फ्रीडम, और प्रेस के फ्रीडम को भी दबाया गया। मतलब आपको कुछ बोलने का, कुछ लिखने का, कुछ चित्र बनाने का आपको कोई अधिकार नहीं नेशन के। अब जो भी काम करेंगे आप एक तरीके से कंजर्वेटिव से पूछकर करेंगे, ठीक है। और अगर बोला जाए कंजर्वेटिव्स कौन कौन थे, तो ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सब सारे क्या थे, पार्ट थे किसके, कांग्रेस ऑफ वियना के इन 1850, ठीक है, जो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर फिर से लिबरलिज्म और बढ़े। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, अब सिंपल सी बात है, तो फिर से कंजर्वेटिव तो आ गए थे, लेकिन अब रिवॉल्यूशनरीज भी एक तरीके से उभर कर आ रहे थे। अब फिर से बहुत सारे लोग फिर से जा रहे थे कि भाई ये तो गड़बड़ कर रहा है यार, ये तो लिबरलिज्म बोल बोल के फिर से कंजर्वेटिज्म पर आ गया। मतलब अपने राजा को या अपने राजतंत्र को आगे बढ़ाते चला जा रहा है। तो उसके बाद क्या आया भाई, द रिवॉल्यूशनरीज। क्या आया, रिवॉल्यूशनरीज। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज जो है वो निकल के आए अलग अलग जगह पर यूरोप में। जैसे कि अगर बोला जाए क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स, कि बहुत सारे जो ऐसे थे वो क्या चाहते थे कि हमारा नेशन स्टेट फिर से क्रिएट हो, जो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट नेशन हो, ठीक है। वो और रिवॉल्यूशनरी कौन थे, सीक्रेट सोसाइटीज वाले लोग। बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी खोले गए अलग अलग जगह पर। नहीं होता कि अलग अलग छोटे छोटे झुंड में अलग अलग लोग लिबरलिज्म को फैलाने में लगे हुए कि फिर से, ठीक है। फिर ऑपोजिशन ऑफ मोनार्की, और जो कंजर्वेटिव थे वो मोनार्की को फिर से लेके आ गए थे, राजशाही को, अब उसको हटाने के बारे में बात किया, तो वो सब सारे कौन थे, रिवॉल्यूशनरीज। उसके बाद मजीनी, गस्तीफी मजीनी भी याद रखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने दो एक तरीके से सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्म करा, एक तो यंग इटली एंड यंग यूरोप, ठीक है, प्रमोटिंग द यूनिटी, यंग इटली और यंग यूरोप। तो दोनों बात याद रखिएगा, यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है, और यंग यूरोप, जिससे क्या हो, यूनिटी बढ़े। तो ये सब सारे थे जो मूवमेंट किए गए ताकि जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो साथ में आ सके, ठीक है, यहाँ याद रखिएगा। अब इन 1815 में जैसे ही नेपोलियन गया वैसे ही एक तरीके से कंजर्वेटिज्म आ गए। इन्होंने क्या सोचा कि मोनार्की आएगा भाई, और धीरे धीरे मोनार्की भी आने लगा, प्रूसिया वगैरह सब साथ में मिलकर। उसके बाद क्या हुआ कि एक रिवॉल्यूशनरीज के बहुत सारे जो लोग हैं वो धीरे धीरे जन्म लेने लगे हैं। तो यहाँ बोला गया सीक्रेट सोसाइटी वेयर फॉर्म्ड इन मेनी यूरोपियन स्टेट, बहुत सारे यूरोपियन स्टेट में जो था वो सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन जो है वो होने लगा, जो कि क्या अपोज कर रहा था, अपोज्ड मोनार्की
मोनार्किकल फॉर्म्स एंड फाइट फॉर द लिबर्टी, जो मोनार्की को खत्म करना चाहते थे और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे कि हमें फिर से लिबर्टी और फिर से फ्रीडम चाहिए। बार बार थोड़ा बहुत आता है, छू के निकल जाता है, नहीं बोलते, ठीक है, तो वो सब चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरी हैव सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और सब लोग जितने भी रिवॉल्यूशनरीज हैं उन्होंने ये देखा कि भाई हमारे देश में अच्छे काम होने चाहिए और अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरीके से नहीं हो पाया, तो वो फिर से वो लोग मेहनत पर लग गए। तो यहाँ पर एक याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, द एक इटालियन रिवॉल्यूशनरीज थे जिनका नाम था गसिपी मजीनी, जो कि कहाँ बॉर्न हुए थे, जिनोवा में, ठीक है, 1807 में, जिन्होंने दो और ज्यादा उसे अंडरग्राउंड सोसाइटीज फॉर्म किया गया था। पहला तो यंग इटली इन मर्सिलीज, ठीक है, तो कहाँ फॉर्म किया गया सबसे पहला, इनके द्वारा गसिपी मजीनी के द्वारा, कि यंग इटली का फॉर्मेशन किया गया, जो कि यूनिटी के बारे में बात करता था कि बस साथ में मिलकर कैसे चले, और वो छोटे छोटे गुट में जाकर धीरे धीरे करके वो यूनिटी की तरफ जो है वो चल रहे थे, ठीक है। तो गसिपी मजीनी ने 1807 में, या फिर बोला जाए फाउंड करा भाई, ठीक है, वो बॉर्न हुए थे 1807 में, लेकिन फाउंड इन्होंने यंग इटली का किया था। और दूसरा सेकेंड ही फाउंडेड अ यंग यूरोप, यंग इटली और एक यंग यूरोप, यंग यूरोप कहाँ, बर्ड, ठीक है, बर्ड में, हुज मेंबर वेर लाइक माइंडेड पीपल्स फ्रॉम द पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। और वो कहाँ कहाँ के लोग थे भाई, ये सब चारों स्टेट के, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के एंड जर्मन स्टेट के। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वर सेटअप इन जर्मनी, और इसी तरीके से गसिपी मजीनी से बहुत डरते थे लोग, जो कंजर्वेटिज्म के लोग थे या जो कंजर्वेटिव का हेड था, वो बहुत डरता था कि ये फिर से भाई डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर देगा। तो भाई यहाँ थोड़ा सा इसको देखकर चलो और थोड़ा सा इसको शांत करके चलो। तो अब लेकिन इसका जो बात था, गसिपी मजीनी का जो सीक्रेट सोसाइटी था, उसको देखते हुए जर्मनी में भी खोला गया, फ्रांस में भी, और सारे लोग स्विट्जरलैंड में भी और पोलैंड में भी। तो ये सब सारे जगह पर भी क्या खोला गया, अलग अलग सीक्रेट सोसाइटी खोले गए। मजीनी रिलेटेडनेस अपोजिशन मोनार्की टू द विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंस द कंजर्वेटिज्म, कि जो मजीनी का डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का जो चाह था, तो उससे जो कंजर्वेटिज्म था वो एक तरीके से डरता था। वो कौन था भाई, जिसको हेड था मेटरनिक, ठीक है। अब मेटरनिक ने बोला, डिस्क्राइब हिम, मेटरनिक ने बोला कि भाई जो ये मजीनी है ना, ये जो मजीनी है वो एक ना एक दिन हमें खा जाएगा, ठीक है, मजीनी जो है वो एक दिन ना एक दिन खा जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला भाई, जो मैटरनिक जो कंजर्वेटिज्म को मानने वाला बंदा था, वो क्या बोला कि जो मजीनी है, मजीनी को क्या बोला कि मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि जो चीज हम काम करना चाह रहे हैं, मोनार्की को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मोनार्की को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। कौन बोला, मैटरनिक, सॉरी, ठीक है। लेकिन मजीनी क्या चाहता था, डेमोक्रेटिक है, तो ये बोला कि भाई जो डेमोक्रेसी ये चाह रहा है, ठीक है, डेमोक्रेसी जो चाह रहा है वो हमारे लिए आने वाले समय में खतरा बन जाएगा, तो इसको थोड़ा सा संभाल के चलो, नहीं तो ये दिक्कत करेगा आने वाले साल में, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में शानदार तरीके से आया होगा, क्लियर। अब द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, अब यहाँ से रेवोल्यूशन, तो ये रेवोल्यूशन हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, पार्ट 3 में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से, ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा आराम आराम से चलेंगे ताकि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि रिवॉल्यूशनरी का जन्म जो है वो किस तरीके से हुआ कंजर्वेटिज्म के आने के बाद। उसके बाद हम लोग द एज ऑफ रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा एक चौथे पार्ट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।